नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर में पहले भी आपके साथ चर्चा करके मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी व्यक्ति का फोकस होना चाहिए, क्योंकि ऑटो इंसुलरीज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम नंबर 1 में देखा जाता है। अभी देखिए इस कंपनी के सेक्टर वाइज अगर मैं पेयर कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो नंबर 1 कौन दिख रहा है? बॉस। तो बॉस जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके साथ टक्कर कौन ले रहा है? समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो बेसिकली दोनों को मार्केट कैप सेम टू सेम है। कभी कभी समर्थन नंबर 1 पहुंच जाते हैं, कभी कभी बॉस नंबर 2 में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से चेंजेस होता रहता है। अभी समर्थन मदरसन के ऊपर मैं एक चीज के जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर एक वीकनेस जो पॉइंट सबसे ज्यादा देखने को मिला था वो है कंपनी का कर्जा, मतलब कंपनी का डेप्थ। तो कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा था, कंपनी धीरे धीरे करके कर्जे को कम किया। और दूसरी पॉइंट जो है, कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को जनरेट किया। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो कैपेक्स है वो देखिए पिछले साल में कैपेक्स कितना था? पिछले साल में कैपेक्स था सिर्फ 2180 करोड़ और इस बार कंपनी का कैपेक्स कितना हो चुका है? 3400 करोड़। आज तक की सबसे हाईएस्ट कैपेक्स है। इतना कैपेक्स आज तक कंपनी कभी नहीं बढ़ा है। तो कंपनी कैपेक्स को क्यों बढ़ा रहा है? देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ आज है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जो लोग गाड़ियां इंडिया में खरीदारी कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग अभी गाड़ी खरीदारी करने वाले हैं। इसका रिसर्च एनालिसिस, बहुत सारे रिसर्च एनालिसिस यही कहा है कि ऑटो इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है अभी तो सर इंडिया में स्टार्टिंग हुआ है। आप खुद ही जाकर डेवलप कंट्रीज को देखना, जैसे चाइना को देखना, जैसे यूरोप कंट्रीज को देखना, अमेरिका को देखना, वहाँ पे देखिए हर व्यक्ति के पास आपको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगा। तो हर व्यक्ति के पास गाड़ियाँ क्यों है? क्योंकि उस कंट्रीज का डेवलपमेंट हो चुका है, पर कैपिटल इनकम बढ़ चुका है, इसलिए उस कंट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर भी ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए पहले ही बता दूं, कंपनी 1 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न, 1 लाख परसेंटेज से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो अभी क्या फिर से 1 लाख परसेंटेज दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी आपको जो रिटर्न देने वाले वो एवरेज के हिसाब से है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न रेशियो है वो 12 से 15% के आसपास देखने को मिला। लास्ट ईयर में एक साल में कंपनी 60% का रिटर्न दिया। क्यों दिया? क्योंकि कंपनी के सेल्स का ग्रोथ 28% है, प्रॉफिट का ग्रोथ 57% है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी का एक साल में अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। अभी कंपनी का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है 29 रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद ही मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि बेसिकली कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ने का चांसेस है। तो देखिए कंपनी का रिजल्ट इस बार भी अच्छा खासा आने वाला है, उसका एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखाए तो कंपनी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 78,000 करोड़ से 94,000 करोड़ के आसपास सेल्स किए। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 1600 करोड़ से 2200 करोड़ बना। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जर्नी देखने को मिला। तो इसी कारण की वजह से कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस रहेगा। बाकी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था वो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और जब ब्रेकआउट किए और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया तब इस कंपनी के ऊपर मैंने टेल लिया और शानदार तरीके से टारगेट को वो अचीव किया। अभी देखिए टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। अभी देखिए फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। पहली बात यहाँ पे शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं, अभी बिग हेड भी पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ से छोटा सा एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे बन सकता है। तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा, उस पैटर्न जब कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। और देखिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद की ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज प्लीज किसी भी कंपनी के ऊपर आप ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर बाई सेल मत कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा दिखेगा। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड बेसिकली एक 1 लाख करोड़ की कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात मैं कहूँगा कि जो एनर्जी सेगमेंट है इस सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है।
क्योंकि गवर्नमेंट यही बता रहा है कि एनर्जी सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। और मजेदार बात यही है कि इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ जेएसडब्ल्यू ग्रुप, और वो भी पावर बिजनेस के ऊपर कंपनी काम कर। देखिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप कितने बड़े ग्रुप है आप सभी जानते हैं, तो उसी ग्रुप के होल्डिंग कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो टोटली एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो इसका बिजनेस क्या है? बिजनेस ऑफ जनरेट ऑफ पावर फ्रॉम इट्स पावर एसेट लोकेटेड एट कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साथ ही साथ और कुछ जगह पे कंपनी पावर जनरेट कर रहा है। तो देखिए कंपनी के जो बेसिकली जो बिजनेस है, उस बिजनेस को मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूँ तो एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस है थर्मल पावर के ऊपर, जो 76% है। तो ये थोड़ा सा मुझे चेंजेस होता देखने को शायद फ्यूचर में मिल सकता है, क्योंकि कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 21% बिजनेस स्टार्टिंग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो जितने पावर सेक्टर के ऊपर पावर के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है, और वो भी थर्मल पावर के ऊपर, तो उसका डिपेंडेंसी जब तक कम नहीं करेंगे तब तक इस कंपनी का जो हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है वो उतना देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट टारगेट रखे है 500 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पावर के ऊपर इंडिया को ग्रोथ कराएंगे, तो वो भी 2023-30 के अंदर अंदर। तो इस रिपोर्ट के डेटा के आधार के हिसाब से मैं जरूर कहूँगा इस सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, अगर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर एक चीज मैं नोटिस आपको कराऊंगा, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ इस बार उतना खास सेल्स नहीं हुआ। पिछले सालों की तुलना से सेल्स तो बढ़े, पिछले क्वार्टर के तुलना से भी सेल्स तो बढ़े, मगर पिछले जो लास्ट जो मतलब क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर बीच में अगर कोई भी सेल्स का ग्रोथ ज़्यादा हो गया और इस बार कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हो गया, क्या उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ सकते हैं? बिल्कुल पड़ सकते हैं, क्योंकि 4 क्वार्टर को मिलाकर ही 1 साल का डेटा आते हैं। तो इसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। अभी देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो चुके हैं। कंपनी ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। एक रेंज के बेसिस में कंपनी टेड मतलब खुद के बिज़नेस को मेंटेन कर रहा है, यही काफ़ी है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, इसीलिए शायद खुद के होल्डिंग को भी बढ़ा चुके हैं, क्योंकि कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे हुए है। तो कंपनी का 5% जो एफआईआई के ऊपर होल्डिंग था, वो 13% हो चुके हैं। और डीएस के पास जो 10% के आसपास होल्डिंग था वो घट के 9% हो चुके हैं, मतलब 1% के आसपास होल्डिंग कम हुआ। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो तो बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिल ही चुके हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है उस हिसाब से अगर मुझे यहाँ पे टेड मिल चुके, जो जो मुझे टेड मिला था वो मैं आपके साथ शेयर किया था। कुछ इस तरीके से कप विद हैंड बना था, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, रिटेस्ट जब किया तब एंटी बना, और शानदार तरीके से यहाँ पे देखिए हायर हाई करते करते कंपनी यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। अभी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस का रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया था, उसके बाद ही कंपनी के ऊपर एक मतलब एक गिरावट का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। देखिए सिर्फ इन्फोसिस के ऊपर नहीं, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि जो ग्लोबली मार्केट में सबसे बड़े आईटी सर्विसेज कंपनी है उसका नाम है एक्सेंचर। तो एक्सेंचर जब रिजल्ट खराब किया, जो क्वार्टरली रिजल्ट डाउन साइड में देखने को मिले, उसके कारण की वजह से इंडिया में जितने सारे आईटी सेक्टर कंपनी है, जो बड़े बड़े लार्ज कैप टाइप कंपनी है, उस कंपनी के भी इसी तरीके से हालत देखने को मिला। तो आईटी इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा प्रेशराइज होगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में आईटी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से अभी थोड़ा सा स्ट्रगल मूड में है, उस स्ट्रगल सिचुएशन के हिसाब से आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। मैं जरूर कहूँगा इन्फोसिस के ऊपर आप जो सोच रहे हैं कि इन्फोसिस में रिजल्ट खराब आया तो कंपनी खत्म हो जाएगा, इसके इस तरीके से सोचना गलत मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते में है, और इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के ईयर पे ईयर बेसिस बात करो तो कंपनी में आपको कभी भी कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट खराब कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी बेकार हो गया। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई भी अगर बिजनेसमैन हर साल में प्रॉफिट करते चले जा रहे हैं, एक साल में उसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका बिजनेस खराब है, उसका मैनेजमेंट खराब हो चुके हैं। एक साल में आपको डिसाइड नहीं करना है, एक दो तीन साल अगर इस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले तब कुछ अलग बात बन सकता है। तो इन्फोसिस के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इसके ऊपर जो मेरा शानदार तरीके से एक एंटी था, एक्चुअली मैंने दो तरीके से एंटी डिसीजन लिया। पहले तो कप विद हंड्रेड पैटर्न का एक एंटी है, तो उसके ऊपर एक डिसीजन यहाँ पे बना। दूसरी बात, इन्फोसिस के ऊपर जब करेक्शन हुआ तब मुझे एक पैटर्न्स दिखे, तब एक मुझे स्ट्रैटेजी दिखा, वो है आरएसआई स्ट्रैटेजी। देखिए आरएसआई स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? आरएसआई के स्ट्रैटेजी का मतलब है जब चार्ट पैटर्न
200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनना स्टार्ट हो गया और उसके साथ साथ RSI गिरते गिरते अब नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे 30 के नीचे आए, तब उस जगह पे मैं एंट्री देता हूँ। और मेरा टारगेट कहाँ तक होता है, RSI अगर फिर से ऊपर जाकर 70 को टच करेंगे तब मेरा टारगेट बनेगा, क्योंकि मैं पहले भी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा चुका हूँ। इस तरीके से बहुत बार मुझे ट्रेड मिला था और मैंने बहुत बार इसके ऊपर ट्रेड भी लिया और अच्छा खासा टारगेट भी मिला। यहाँ पे देखिए 88 डेज में 14% का टारगेट मिला, यहाँ पे 51 डेज में 15% का टारगेट मिला। तो ऑब्वियसली एक स्विंग ट्रेडर के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी शायद कम ही देखने को मिलता है। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। आप किस बेसिस में काम करते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, आप मेरे वीडियो देखकर कुछ नया आपको सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। और मेरे वीडियोस देखकर आप सारी चीज़ों को सीखिए, सारी चीज़ों को बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। आपका काम है मेरे वीडियो को देखकर आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कंपनी जल्द से जल्द 3:1 का बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है। तो इसका डेट अभी तक आया नहीं। कंपनी हर एक के बदले आपको 3 शेयर देने वाला है। इस डेटा को देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि जब स्प्लिट एंड बोनस आते हैं तो उस हिसाब से कंपनी का प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा हूँ। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।